नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, जब कठिनाइयाँ पड़ती है ना, तो संभलने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो ना, अब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान बहुत जोर लगाता है कि मैं संभल जाऊं, जो मेरे साथ में अब कठिनाइयाँ हो रही है मैं उसको रोक दूं, लेकिन वो रुकती नहीं है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे किशन जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज की कहानी किशन जी की है। किशन जी नौजवान थे और बड़ा ऊर्जावान थे, कारीगर थे, कारपेंटर, फर्नीचर बनाते थे। अब कला तो थी उनमें, गुण भी था, सब कुछ, मेहनत भी करते थे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने मालिक के लिए। अब उनकी इच्छा थी कि अपना खुद का ये कारोबार हो जाए। अब कैसे भी करके मैं छोटा सा ही वर्कशॉप खड़ा करूं और धीरे धीरे उस वर्कशॉप को मैं आगे बढ़ाऊं। अब उनका जो सपना था ना, बहुत लंबा था, ऊंचा था, सपने देखते थे और उन्होंने अपना सपना सच करने को भी चाहा। अब अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ज़मीन गिरवी, अपने जो माता पिता की ज़मीन थी गिरवी रख करके, और फिर अपना छोटा सा कारोबार शुरू भी किया। कारोबार कुछ दिन तक सही चला, लेकिन बनाने से नहीं होता ना, उसको आगे बेचना भी तो पड़ता है। आप चाहे कितना भी आप बना लो, अच्छा भी चीज़ बना लो, और जब तक उसको आगे बिकेगा नहीं तो आपका फायदा तो आएगा नहीं ना। जो आपने जमा पूंजी लगाया है वो तो फंस गया ना, तो अब क्या करोगे? यही सब किशन जी के साथ में चल रहा था। आखिरकार अब उनके पास में आने वाले टाइम के लिए कुछ पैसे नहीं थे। जो भी उन्होंने सामान बनाया था, फर्नीचर बनाया था, वो सब रुका हुआ था, आगे जा ही नहीं रहा था, बिक्री हो नहीं रही थी। अब जगह जगह भटकते थे कि भाई मेरा फर्नीचर ले लो, मेरा फर्नीचर ले लो। दुकानदार तो मौके की तलाश में रहते थे, औने पौने दाम में बताते थे, तो घाटा खा करके क्यों बेचे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि जब उधार वाले पैसा मांगने लगे, और तब उनकी और हालत खराब हो गई थी। अब उस फर्नीचर को औने पौने दाम में ही बेचना पड़ा, ताकि कुछ लोगों का जो जल्दी कर्जा के लिए अब एक तरह से सर पर बैठे हुए हैं, उनका कर्जा उतारा जाए। और ऐसे किशन जी ने किया। फिर जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए थे। जीरो से शुरुआत किए थे, अब फिर जीरो पर आ चुके थे। अब उनका छोटा सा कारखाना बंद हो चुका था। फिर वे एक फर्नीचर शॉप पर नौकरी करने के लिए आ गए। फर्नीचर शॉप वाला भी अब एक तरह से उन पर मजाक उड़ाता था, लेकिन वो समझते थे बात को कि अभी बोलने का उचित अवसर नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर जवाब देता। अभी तो मेरा समय काटना है, मुझे किसी न किसी तरह से आगे बढ़ के दिखाना है। हाँ, तब अपनी सूझबूझ से अब उस स्थिति को संभाल लिए थे। अब जो थोड़ा बहुत कर्ज रह गया था, अब उन्होंने बोला था कि साल भर हमें मौका दीजिए, और साल भर में आपका इंटरेस्ट सहित मैं पैसा लौटाऊंगा। लेकिन ये किस बल बुत्ते पे बोल रहे थे किशन जी, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कर्जे वाले को तो देना ही पड़ेगा ना। अब वो फर्नीचर दुकान पर काम करते थे और एक किराए के घर में रहते थे, अपने गांव से बहुत दूर। अब ऐसा ही उनकी हालत हो चुका था, क्योंकि उनके गांव के आसपास में लोग अब एक तरह से मजाक उड़ाते थे, तो उनको सहन होता नहीं था। अब वो चाहते थे किसी और अनजान शहर में चला जाए, जहाँ दो रोजी रोटी का इंतजाम हो पाए और मुझे कोई टोका टाका भी नहीं करे। ऐसा ही उन्होंने किया। अपना शहर छोड़ करके, अपना घर गृहस्थी छोड़ करके, अपने माता पिता को समझाएं कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा और जब ये पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत करना। जो भी कर्जा वाला आए तो आप प्यार से उनको समझाने की कोशिश करना कि भैया साल भर के अंदर में आपका इंटरेस्ट सहित पैसा वापस मिल जाएगा। अब किशन जी तो दूसरे शहर में आ गए, नौकरी भी मिल गई एक वर्कशॉप में। वर्कशॉप वाला अब एक तरह से उनको काम देता था, डिजाइन बताता था कि किशन ये डिजाइन तैयार करना है, ये बेड तैयार करना है, ये टेबल तैयार करना है। किशन जी तो एकदम आंख मूंद करके उस डिजाइन को अपने दिमाग में बिठाते थे, और फिर तो उनको पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब ये सब देख करके वो जो दुकान वाला था, फर्नीचर वाला, अब बड़ा अचंभित हो जाता था। कैसा लड़का है भाई,
एक बार नक्शा दिमाग में बिठा लिया, इसके बाद तो आंख मूंद के काम करता है। बड़ा प्रभावित हुआ था। पूछने लगा, बेटा ये काम तुमको किसने सिखाया? तब वो बताते थे कि मेरा पिताजी ये काम करते थे, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं है। अब बीमार रहते हैं, अब उनका देखभाल अब करना पड़ता है। अब ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी है। खैर, प्रभावित तो था दुकानदार, लेकिन अब उनका कोई मदद थोड़ी कर सकता था। नौकरी करते थे, नौकरी के बदले पैसा देता था और किराए का घर लेकर के अब वो रहने लगे। अब एक तरह से सफाई पसंद इंसान थे। घर में या कपड़ा साफ सुथरा पहनते थे, घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करते थे। अब जो किराए का घर लिया था ना, अब उनके साथ में 2-3 घर और भी लगा हुआ था। किराएदार के लिए मकान मालिक ने वो घर बनाया था, सिंगल रूम, बाहर में बाथरूम वगैरह जो जैसा ही होता है कॉमन का, वैसे ही था। किराया कोई ज़्यादा नहीं था, बजट में था। अब करते क्या किशन, अब उस कमरे में आ गए थे। अब दिन भर वर्कशॉप में जाके मजदूरी करते, फर्नीचर बनाते, और फिर दुकानदार अब उनको बोलता, किशन ये काम अर्जेंट है, इसको निपटा के जाना, मैं तुम्हें ओवर टाइम भी दे दूंगा। अब किशन जी, आप घर पे आकर आराम ही करना था। आज सोचते थे कि 2 पैसा ज़्यादा कमा लूँगा तो कर्जे वाले को जल्दी से जल्दी दे दूंगा। अब वो काम में जुट जाते। अब उन्होंने नोटिस किया, जब वो पहली बार घर में लेट आए ना, तो 10 बज रहा था। कॉलोनी के आसपास के लोग सब, दरवाज़ा बंद हो चुका था, अंधेरा फैल चुका था। और उनके जो घर के बगल में और कमरे थे, सबके घर का दरवाज़ा वो भी बंद था, अंधेरा पसरा हुआ था। अपना घर पर पहुँचे, ताला खोले और बड़े अब एक तरह से लाइट वाइट जला करके और जब अंदर पहुँचते हैं तो कमरे की उनकी जो हालत है ना, थोड़ी अस्त व्यस्त पड़ी थी। जो उनका बिस्तर लगा कर रखते थे साफ सुथरा करके, उसमें थोड़ा सा अब बदलाव नज़र आ रहा था। अब सोचे कि शायद खिड़की खुली थी, हवा तेज आया होगा, और ये सब हो गया है, बेडशीट इधर उधर हो गई है, ये कौन सी बड़ी बात है। खैर, उन्होंने अपने बिस्तर को सेट किया और इसके बाद जब वो कुछ सुगंध आता है, तब वो सुगंध की तरफ देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है जिसकी खुशबू आ रही है, वो भी बड़ी अच्छी खुशबू। जब वो सोर्स को आप देखते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं, जहाँ से खुशबू आता है एक मिठाई का डब्बा। और उस मिठाई में मिठाई नहीं, बस उसके चूरे, अब एक तरह से अब जूठन, एक कहा जाए ना, जूठन गिरा हुआ था उस डब्बे में। बाकी मिठाई गायब थी। लेकिन उस खिड़की से ये जो डब्बा था ना, 1-1.5 किलो का, ये अंदर नहीं आ सकता था, हवा में उड़कर नहीं आ सकता था। और उनको अच्छी तरह से याद है कि मैं सुबह में जब गया था तो ये सब मिठाई का डब्बा वगैरह ये सब नहीं पड़ा हुआ था, मेरा बिस्तर भी अब सही ढंग से था। लेकिन जब आए तब घर का हालात देखा तो सबसे बड़ी चौंकने वाली बात थी, मिठाई का डिब्बा आया कहाँ से। खैर, उस मिठाई के डब्बे को अब उन्होंने हटाया, कूड़ेदान में डाला, और फिर अपना जो भी था, अब खाना वाना कुछ होटल से खा के आते थे, वो तो बना नहीं पाते थे, अब उनके पास में टाइम भी नहीं था। अपना आराम से बिस्तर पर लेट गए। पहला रात अब एक तरह से मज़े से निकल गया। अब दूसरी रात भी ओवर टाइम चल रहा था, ऑर्डर था तो रुकना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। दूसरी रात भी आए ना तो घर का हालात कुछ ऐसा ही उनको नज़र आया। अब जो भी सामान जहाँ वो रखते थे उनको याद रहता था कि ये सामान यहाँ टंगा है, मेरा कुर्ता यहाँ टंगा है, अब मेरा पैजामा यहाँ है, मेरा बिस्तर साफ सुथरा था। अब वो उसमें कुछ बदलाव आने लगा ना तो हैरान हो गए। अब फिर वही सुगंध उनको फिर मिलता है मिठाइयों का, बड़ा मनमोहक मिठाई, और उसमें तो जैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जब उस तरफ देखते हैं कि आखिर आज कहीं से आकर के फिर ये मिठाई का डब्बा कहाँ से आ गया, अब एक तरह से हैरान हो जाते हैं कि चलो कल हो सकता है कि खिड़की से आ गया हो, लेकिन ये असंभव था, खिड़की से वो आ ही नहीं सकता था। तो आज फिर ये डब्बा मेरे घर में क्या कर रहा है। अब मेरे घर के हालात अब थोड़ा उथल पुथल हुए पड़े हैं, ये कैसे हो गया। अचंभित थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा था। सामान्य सी रात थी और वो फिर मिठाई का डब्बा मोड़ तोड़ के अब फिर डस्टबिन में जाके बाहर फेंक आए। फिर सोते हैं
रात निकल जाती है बड़े आराम से, कोई उनको तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। सुबह नहाते धोते इसके बाद अपने काम पर निकल जाते। फिर जब रात को लौटते हैं ना, तो वही चीज़ अब देखते हैं, जो जहाँ सामान उनका टंगा हुआ है वहाँ से दूसरी जगह पर ज़मीन पर गिरा हुआ है। बैग जो खूंटी पर टंगी हुई थी वो भी ज़मीन पर गिरा हुआ है। बैग का जिप था वो बंद पड़ा था, लेकिन वो सब खुला हुआ है। उसमें जो कुछ काम की चीज़ें थी उसमें रह गई थी, कपड़े लत्ते बाहर बिखरे हुए थे। खूंटी का भी वही हाल था, इधर से उधर कपड़े अब फैले पड़े थे। जरूर अब मन में सोचने लगे कोई ना कोई तो हमारे घर में आया, या तो कोई चोर हो सकता है। लेकिन फिर वही मिठाई का डब्बा उनको नजर आता है ना, तो एकदम अब थोड़ा सा भौचक्के हो जाते हैं। ये माजरा क्या है भाई? ये 3 दिन से मिठाई का डब्बा मिल रहा है। हाँ, हमारी खिड़की से कोई आने का मतलब नहीं। अब इतनी बड़ी जगह तो है नहीं कि उसमें मिठाई का डब्बा आसानी से घुस जाए। ये कौन लाता है? ये हमारे घर का अब ये जो बदलाव हो रहा है, आखिर कोई तो कर रहा है। वो कौन हो सकता है? दिमाग लगाने लगे, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। रात हो गई, अब एक तरह से नींद भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अब एक तरह से गुस्सा में कहने लगे, ये हमारे साथ में कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है ठीक नहीं है, लेकिन ये चोर उचक्के का काम नहीं है। बड़बड़ाते जा रहे थे, ये जरूर मेरे साथ में कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। कौन कर रहा भाई? अगर तुम मेरे सामने में आ जाओ तो हम मिल बैठ के बात करें। अगर तुम आना चाहते हो, तुम कोई भी हो, तुम ये मेरे साथ में गेम मत खेलो। देखो, मैं तो पहले ही परेशान हूँ और मैं अपने शहर से, अपने गांव से दूर हूँ। इस जगह पर मैं रहता हूँ आराम करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद भी आराम न मिले तो फ़ायदा क्या है? मैं परेशान हो जाता हूँ। अब जो भी कोई कर रहा है ना, या तो ये सब बंद कर दे, या फिर मेरे आमने सामने बैठ कर के बात करे कि आखिर क्या चाहिए, ऐसा मेरे घर में क्यों हो रहा है। बड़बड़ाते हुए पूरा घर में घूम रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन उनके सामने में उस वक्त में तो कोई आया तक नहीं। रात हो चुकी थी, अड़ोसी पड़ोसी सब अब एक तरह से नींद का मजे ले रहे थे, लेकिन अब जगे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी। यही सोच रहे थे कि ऐसा कौन कर सकता है। दरवाज़ा बंद, ताला मैं लगा के जाता हूँ और ताला खुला भी नहीं मिलता है, ताला बंद मिलता है। और इसके बाद मेरे घर में कौन प्रवेश कर जाता है? ये कैसे हो सकता है? गुस्सा अंदर अंदर जो था वो बाहर निकल रहा था, फूट रहा था। अब बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, भाई जो कोई भी है मेरे साथ में खेल खेल रहा है, या तो मेरे सामने आके बात करे क्या चाहिए, या फिर ये खेल को बंद कर दे। अब इस तरह थोड़ा देर टहलने के बाद गुस्सा अपना शांत हुआ और तब वो बिस्तर पर लेट गए। ये भी रात अब उनको सही ढंग से निकल गई थी। अब सुबह हुई। सुबह होने के बाद वो मिठाई का डब्बा उसी टाइम कचरे में बाहर जाके डालाते थे। अपने घर को अब एक तरह से साफ सफाई रखना चाहते थे, खुद सफाई पसंद इंसान थे। अब सुबह जब उठे ना, तो सबसे पहले वही खुशबू का एहसास हुआ। लेकिन ये देख करके उनका होश उड़ चुका था, जिस डब्बे को वो बाहर कचरे के डब्बे के अंदर फेंक के आए थे, और फिर उसी स्थान पर वो डब्बा रखा हुआ है। बड़ा गुस्सा हो जाते हैं किशन जी। बड़बड़ाते हैं कि आखिर कौन मेरे साथ में ये गेम खेल रहा है? कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैं तो पहले ही परेशान चल रहा हूँ, मैं तो खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ, और ये लोग कौन हो सकते हैं? बड़बड़ाते हुए उस मिठाई को, डब्बा को आप समझते हैं कि खाली, हर बार खाली मिलता है, इस बार भी खाली होगा। कोई मेरे साथ में दुश्मनी निकाल रहा है। जब डब्बा फेंकने के लिए उठाते हैं तो वजन लगता है, उसमें भारी लगता है। डब्बा को खोलते हैं तो आंखें उनकी अब बड़ी बड़ी हो जाती है। उसमें महंगी मिठाई रखी हुई है। उस डब्बे के अंदर में अब महंगी मिठाई अब दिख रही है, भरी हुई है। उस मिठाई को देख करके और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मिठाई मेरे पास में आई कैसे। मैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया था रात में। खिड़की से कोई आने से अब मतलब ही नहीं हो सकता। खिड़की से अब जब तक बिल्ली नहीं आ सकती तो इंसान कैसे आ सकता है? तो ये कौन कर रहा है? बड़ा आश्चर्य में पड़े रहे, और थोड़ा उनका अब दिल भी घबरा रहा था कि आखिर मेरे साथ में कोई अब कौन क्या कर रहा है? कोई तो कुछ बताए कि मेरे पास में ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक तरह से उनको ड्यूटी जाने की देर थी, और मिठाई के डब्बा को अब छुए तक नहीं, जहाँ था वहीं रखा रहा।
अब फिर वो गुस्से में बड़बड़ा के कहने लगे कि जिसकी मिठाई है ना, अब उसी को मुबारक, मैं ये मिठाई खाऊंगा नहीं। जिसकी मिठाई है वो आकर के अपना मिठाई खा ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अब फिर वो अपना कमरे से निकल जाते हैं, ताला मारते हैं, अब फिर अपने फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। अब काम बहुत ज़्यादा था तो टाइम तो लगना ही था। रात को भी टाइम अब काफ़ी लग चुका था। जब आए ना तो 11 बजा हुआ था रात का। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अब फैक्ट्री में उन्होंने खाना खाया था, मालिक ने ऑर्डर करा दिया था। अब भोजन तो हो चुका था। इसके बाद जब घर पहुंचते हैं, जब वो घर का ताला खोलने का अब प्रयास करते हैं और उसी टाइम घर में से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत पाजेब पहन करके और उनके घर में इधर से उधर घूम रही है। आवाज़ सुनने को भरपूर कोशिश करते हैं, आखिर मेरे घर में कौन हो सकती है। ताला बंद है, खिड़की से कोई आने का मतलब नहीं। वो आवाज़ कुछ देर तक उनके घर में चलती रहती है, जैसे कोई औरत इधर से उधर उनके कमरे में टहल रही हो। अब छोटा सा कमरा, कोई भी आवाज़ हो तो दरवाजे पता ही लग जाता है। अब एक अचानक वो ताला खोलते हैं और सीधा जाके लाइट जला देते हैं, लेकिन शौक हो जाते हैं, कमरे के अंदर में कोई भी नहीं है। हैरानी जब होती है कि मिठाई का डब्बा जहाँ रखा हुआ था, अब छोड़ के गए थे एक डब्बा, वहाँ पर एक डब्बा और रखा हुआ था। भागते हैं, उस मिठाई का डब्बा खोल के देखते हैं तो वही मिठाई से भरा हुआ और उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई है। अब वो चिट्ठी कागज़ पर, सादे कागज़ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ था। अब उस वर्ड को पढ़ते हैं ना तो उनका दिमाग चकराने लगता है। ये हो क्या रहा है मेरे घर में। उस जो छोटा सा पर्ची पर मिठाई के डब्बे के अंदर में रखा हुआ था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ये मिठाई सब आपके लिए है, आप इस मिठाई को खाओ और अपने दुख के भूल जाओ और देखना एक दिन तुम बहुत ऊंची तक पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ तुम्हें पसंद आती है, मिठाई पसंद आती है, तो इस मिठाई को खाली, अब डब्बा खाली कर देना। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरा सौदा मंजूर कर लिया है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। आप सोच लो, अगर तुम चाहते हो कि आज हम नई ऊंचाई के छुए तो मेरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। मैं तुमको उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक सौदा करना पड़ेगा। अगर तुम इस सौदा का करना चाहते हो तो इस मिठाई को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। हाँ, मैं समझ जाऊंगी कि ये डील तुमने कर लिया है। अब इतना जो लिखा हुआ था उसमें सादे कागज़ पर, वो पढ़ करके और घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ में कोई खेल खेल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी या फिर कोई जानने वाले लोग। हो सकता है कि जो ताला बंद करता हूँ और ताला कहीं खुल जाता हूँ दूसरी चाबी से। कोई मेरे साथ में गेम खेल रहा है, लेकिन ये गेम मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। हाँ, मैं अब जान चुका हूँ कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इस मिठाई को खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब गुस्से में आकर के और पहले वाले डब्बे की मिठाई खा जाते हैं। अब इसके बाद अब 1.5 किलो मिठाई के आसपास, 1 किलो से ऊपर था, कितना खा सकते थे। मिठाई का डब्बा ख़त्म हो गया। दूसरा डब्बा जब खोलते हैं तो उसमें देख करके हैरान हो जाते हैं कि उसमें जो मिठाई रखी हुई थी वो खाली हो चुका था। मतलब नीचे खाली डब्बा और उसके ऊपर भरा हुआ डब्बा। खैर, अब वो गुस्से में थे, खा तो लिए थे मिठाई और बड़बड़ा रहे थे कि देखो, जो भी हो इस खेल को बंद करो, नहीं तो मैं अब पागल हो रहा हूँ। अब मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकल जाएगा। देखो, अब मैं तुम्हारा चैलेंज को स्वीकार कर लिया हूँ। अगर तुम्हारे में दम है तो तुम बात की बात भूल जाओ। तुम क्या करोगी, नहीं करोगी, या तुम कौन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ कि तुम कौन हो। आमने सामने बैठ के बात करते हैं ना। अब इसके बाद बड़बड़ाने के बाद अपने बिस्तर पर आराम करने लगते हैं। रात गहरा जाती है। आस पड़ोस में सब कोई अब गहरी नींद का मजा ले रहा है और वो भी अब नींद में जा रही थी। जैसे ही नींद में जाने लगे ना, तभी लगा कि उनके आसपास में कोई पाजेब वाली घूम रही है। नींद उड़ जाती है।
आंखें फाड़ फाड़ करके अपने कमरे में देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। गुस्सा तो उनको आता है, लेकिन अभी तक उन्होंने भूत प्रेत पर अब शक नहीं किया था कि ये भूत प्रेत का काम है, हमारे घर में भूत प्रेत अब आ चुके हैं। ये जरा भी उनको शक नहीं हुआ। उनको लगा कि मेरे साथ में कोई बड़ा मजाक चल रहा है, कोई मेरे जानने वाला है जो मुझे डराने का कोशिश कर रहा है, खौफ अब दिलाने का कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, वो डराने वाले को मैं डरा दूंगा। अब तो मैं मिठाई खा चुका हूँ। ये जो आवाज़ आ रही है, शायद ये आवाज़ कोई बाहर से पाजेब बजा के कर रहा है, यही हो सकता है। फिर वो गहरी नींद में सो जाते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ, उनको कोई जगा रहा है, तब अपनी आँख खोलते हैं। आँख खोलते हैं ना, तो कमरे का नक्शा ही बदला हुआ है। दूधिया रोशनी उनके कमरे में फैली हुई है। अब उनका जो अब पुराना सा कमरा था, जिस किराएदार के रूप में रहते थे, और वो देखते ही देखते उसका रूप रंग ढंग एक तरह से बदल चुका था। दूधिया रोशनी अब पूरा दीवारों को नहा रही थी, और जो दीवार थे ना, मैले कुचेले बिना पेंट किए हुए, और वो भी दूधिया रोशनी में चमक रहे थे, जैसे अब उसको चांदी से पेंट किया गया है। जो जगह रही थी, अब उसको देखते हैं ना, तो और हैरान हो जाते हैं। कोई 24-25 साल की लड़की, जिसकी आंखें अब एक चमक रही है और कपड़ा भी सफ़ेद पहन रखी है, उनको उठाती है। उठ जाओ किशन, उठ जाओ, मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब मिठाई को खा चुके हो, और तुमने मेरा चैलेंज स्वीकार कर लिया। डील अब हमारी तरफ से पक्का हो ही चुका है। तब उठो, अब मैं तुम्हारे सामने आ गई। अब जो तुम मुझसे सवाल करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो अब मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। उस लड़की को देख करके उनकी बोलती बंद हो जाती है, घबरा जाते हैं। तब उनको ख्याल आता है कि अरे, ये तो इंसान हो ही नहीं सकती, ये तो कोई भूत प्रेत है, भूतनी है, कोई चुड़ैल है, या फिर अप्सरा है, या अक्षिणी है। अभी तक उनके अब जो डरे हुए थे ना, अचानक देख करके समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब ऐसा उसमें भूत वाली कोई लक्षण था नहीं। देखने में एक आम लड़की की तरह लग रही थी। कपड़ा कीमती पहन रखी है, सोने चांदी का जेवर गले में डाल रखी है, जेवर से भरी हुई है, उसकी बाहें हैं। अब एक तरह से सब कुछ देख करके खौफ में आ जाते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। औरत, जो लड़की, माफ़ कीजिएगा औरत में बताया, लेकिन वो लड़की थी, 24-25 साल का लड़की ही बोल सकती। उस लड़की को देख करके अचंभित हो जाते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तभी वो लड़की बोलती, अरे किशन, घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब तो हम पार्टनर हैं, पार्टनर की तरह रहेंगे। अब बताओ मेरे से क्या पूछना चाहते हो, जो पूछोगे मैं सही सही जवाब दूंगी। औरत, माफ़ कीजिएगा फिर मैं औरत बोला। वो लड़की उनके अब बिस्तर पर आके बैठ जाती है, एकदम नज़दीक। शरीर से सुगंध निकलता है, और सुगंध ऐसा निकल रहा है कि अब उनका जो डर है ना, धीरे धीरे गायब होने लगता है। मन उनका विचलित होने लगता है। वो सुगंध से जैसे अब उनके दिमाग में परिवर्तन हो रहा है। वो अपने आप को भूल रहे हैं, और वो समझ नहीं रहे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मस्त हो जाते उस सुगंध को महसूस करके, अपने आप को भुला देते हैं कि मैं कौन हूँ, इस जगह पर क्यों आया हूँ, क्या काम करता हूँ, अब मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करने के लिए शहर में आया हूँ। सब कुछ वो भूल जाते हैं। बस आंखों के सामने वही लड़की अब दिखाई दे रही है, और वो मुस्कुराती हुई लड़की बार बार मीठी आवाज़ में कहती है कि किशन, तुम डरो मत, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे बात करो, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन किशन, जान लेना, ये हमारी पार्टनरशिप है, एक हाथ लो एक हाथ दो, ये सौदा हमारा ऐसा ही हुआ है। तो अब बताओ, मैं तुम्हारा सब कुछ सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। लड़की की बात सुन करके, और अब तो उनको कोई डर नहीं लग रहा था। अब उस सुगंध से उनको एक तरह से ना जाने क्या हो गया था, कोई जादू सा असर कर गया था वो सुगंध, जो लड़की के जिस्म से फूट रही थी। अब एक तरह से बिना डरे हुए कहने लगे, तुम क्या कर सकती हो, मेरा जीवन तो ऐसी नरक बना पड़ा है। अपना अतीत याद करते हुए अपनी गाथा उस लड़की को बताते हैं कि देखो,
मेरे साथ मुसीबतों की पहाड़ टूट रहा है। मैं एक तरह से कर्जदार बना हुआ हूँ। कर्जदार से डरता हुआ मैं अब शहर छोड़ करके अपना शहर इस शहर में आया हूँ, ताकि मैं कुछ पैसा कमाऊँ और कर्जे वाले से पीछा छुटाऊँ। मेरा तो सपना बड़ा ऊंचा ऊंचा है, लेकिन वो सपना मेरा कैसे पूरा होगा। लड़की उनकी बात सुन करके अब मुस्कुराने लगे। हाँ, कहने लगे, किशन, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, ताली दोनों हाथ से बजेगी। अगर तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो ना, तो मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी और तुम्हें देना पड़ेगा। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो हम डील को और पक्का कर लेते हैं। अब तो एक तरह से जैसे किशन नशे में थे। सुगंध उनको पागल कर रहा था। अब ऐसा पागल कर रहा था कि अपने आप को भूल रहे थे। लेकिन उस लड़की ने कहा कि देखो, एक हाथ से लेना पड़ेगा, एक हाथ से देना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? किशन बिना सोचे समझे कहते कि हाँ, मुझे मंजूर है। या तो वो सुगंध से पागल हो चुके थे, नशा में आ चुके थे, या फिर जल्दीबाजी कर दिए थे। उनको और बाकी चीज़ें समझना चाहिए कि आखिर उस लड़की को क्या चाहिए और उनके पास था क्या देने के लिए। उनके पास तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। अब एक तरह से वो जल्दीबाजी करके लड़की बड़ा खुश हो गई। हाँ, कहने लगी, किशन, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सपना पूरा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन बदले में तुम भूल मत जाना, मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा और तुम मना नहीं कर पाओगे। अगर मना करोगे ना, तो समझ लो हमारा जो संधि तुम्हारे साथ में हुई है वो टूट जाएगी। अब फिर तुम बर्बादी की तरफ और बढ़ती जाओगे। और सोच लो, अगर तुमने कोई गलत कदम मेरे बारे में उठाया तो तुम बहुत पछताओगे, तुम्हारा जान भी जा सकती है। अब एक तरह से उस लड़की ने अब किशन को चेतावनी दिया था। किशन उस टाइम तो अब जैसे मस्त थे, कुछ भी उनको सब कुछ लड़की बोल रही थी अच्छा ही लग रहा था। और उन्होंने ये दोबारा भी बोला कि हाँ, मैं सब कुछ ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहती हो। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं फिर आऊँगी। अब इसके बाद लड़की वहाँ से निकल जाती है। सबसे बड़ी हैरानी होती है कि दरवाज़ा बंद होता है और उस दरवाजे से आर पार हो जाती है और फिर वो चली जाती है। तब जाके कुछ देर के बाद में किशन जी का अब जो नशा था उस सुगंध का, वो धीरे धीरे हटता है। अपने अतीत में आ जाते हैं और तब सोचते कि अरे, ये मैंने कोई भयानक सपना देखा था या वास्तव में मेरे साथ में ये रियल में चल रही थी। अब ये सपने का फ़र्क समझने में कोशिश करने लगे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। अभी तक उनको लग रहा था कि नहीं, ये रियल में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एक स्वप्न है। और स्वप्न अब टूट गया। कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़की? लेकिन वो मिठाई का डब्बा अभी भी उनके पास में रखा हुआ था। एक डब्बा तो वो खा चुके थे और दूसरा खाली का डब्बा। और तब वो धीरे धीरे समझने लगे कि नहीं, ये कुछ तो हो रहा है। जो लड़की मुझे नज़र आई है ये कोई खास लड़की है, आम नहीं है। अब मेरे साथ में क्या होगा, हे प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने उस लड़की से ना जाने क्या क्या वादा कर चुका हूँ और लड़की ने तो मुझे चेतावनी दिया है। अब ये स्वप्न होता तो मैं भूल जाता, लेकिन ये स्वप्न नहीं, ये मेरे साथ में रियल टाइम में चला है। अब तो मैं एक तरह से लड़की से हाँ बोल चुका हूँ। अब वो लड़की मेरे साथ में क्या करेगी, क्या मेरे से मांगेगी? मेरे पास में ऐसा कुछ तो है ही नहीं। डर गए थे। स्वप्न अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्वप्न है, ये सब रियल में घट रहा है। लड़की चले जाने के बाद अब फिर रात काफ़ी है, आराम करना चाहते हैं, आंखें बंद करना चाहते हैं, लेकिन नींद नहीं ले पाते हैं। सुबह जब 4 बजता है तब उनको नींद आता है और इसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो 10 बज जाता है। हड़बड़ा कर उठते हैं, खिड़की से धूप उनके कमरे में आ रही है और तब समय देखते हैं तो 10 बज चुका है। अब तो उनको 8 बजे तक वर्कशॉप में पहुंचना था, लेकिन वो तो पहुंच ही नहीं पाए। अब मालिक के पास में बहुत सारा काम ऑर्डर था और जल्दी जल्दी अपना तैयार होते हैं और इसके बाद सीधा वर्कशॉप भागते हैं। वर्कशॉप पहुंचते हैं तो मालिक वहां पर पहुंचा हुआ है, बाकी कारीगर काम कर रहे हैं और जैसे ही किशन अब दिखाई पड़ते हैं, किशन जी को अब रास्ते में रोक लेता है। सुनो किशन। किशन जी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा।
कहीं मेरी नौकरी तो हाथ से नहीं निकल जाएगी। लेकिन किशन जी अब रास्ते में रुक करके अब मालिक की तरफ देखने लगते हैं। मालिक उनको डांटता है, टाइम देखा है किशन, कितना बज रहा है? तुम अभी तक देखो, घड़ी देखो, 10:30 पौने 11 होने वाला है। अब तुम मेरा क्या काम करोगे? देखो सारा इतना वो ऑर्डर पड़ा हुआ है। किशन को मालिक जो उनका था डांटता है, धमकाता है। हाँ, किशन जी डर जाते हैं, कहते हैं मालिक आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगा। लेकिन वो बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि नहीं, लापरवाह लेबर हमें नहीं चाहिए। अब तुम जाओ किशन, अपना हिसाब 2 दिन के बाद में आकर के ले लेना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जबकि किशन जी बहुत अच्छे कारीगर थे, अब तारीफ भी करता था, लेकिन ना जाने ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। किशन समझा भी रहे थे कि देखो मैं रात में सो नहीं पाया था, और ना जाने ऐसा मेरे साथ में कैसा हुआ। मैं सोया 4 बजे और इसके बाद मेरी नींद खुली थी 10 बजे। लेकिन मालिक समझने का तैयार ही नहीं था। आखिरकार किशन जी को अब वहाँ से जाना पड़ा। उदास हो गए कि चलो एक काम लगा था अच्छा भला, अब वो भी यहाँ से गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना खर्चा कैसे चलाऊँगा? अब कर्जे वाले तो दूर की बात है, अब उनके पास में अब पैसे थे भी नहीं। अब 2 दिन के बाद में थोड़ा बहुत जो भी निकलता था अब हिसाब देने वाला था। देगा नहीं देगा उसके मूड की बात है। अब तो नौकरी से निकाल चुका है। अब किशन जी थे ना, हैरान परेशान हुए पड़े, और अपने आप को कोसते हुए, अपने तकदीर को कोसते हुए अब फिर अपना घर की तरफ लौटते। अब दिन में वो पहली बार अपनी कॉलोनी में एक तरह से आए हुए हैं। नहीं तो जब भी सुबह निकल जाते थे जब कॉलोनी के दरवाजे बंद थे, और उनके बगल में अब नया किराएदार आई हुई थी। अब उसमें एक लड़की भी थी, जवान लड़की, और सब अपना अपना सामान सेट कर रहे थे। किशन जी जब अपना ताला खोलने लगते हैं, तब वही लड़की आती है, आप थोड़ी मेरी मदद करेंगे? किशन जी वैसे उदास थे और बोले कि हाँ बताइए क्या करना है, तो थोड़ा मेरा सामान सेट करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब पड़ोसी थे, पड़ोसी तो इतना ही कर सकता है। अब किशन जी चले गए। अब उसका जो भी सामान वगैरह था घर का वो सब सेट कराने लगा। तब उन्होंने देखा कि उस घर में 3 ही लोग थे। एक तो उस लड़की का फादर था, अब शायद एक उसकी माँ थी, और तीसरी लड़की ये थी जो उनकी पड़ोसी बनी थी, जवान लड़की, और वो भी बहुत सुंदर थी। लेकिन अब किशन जी इतने डरे सहमे थे, नौकरी यहाँ से निकल गई और ना जाने अभी क्या क्या तकदीर में लिखा है। सामान सेट करने के बाद में अब लड़की कहती है कि देखिए आप खाना जरूर मेरे घर में खाइएगा, मैं थोड़ी देर में खाना बना रही हूँ और फिर मैं आपको आवाज़ दूंगी, आपने मेरी बहुत मदद की। तब किशन जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं होटल से खाना खा के आया हूँ, और जबकि वो खाना खाए भी नहीं थे। आखिरकार अपने कमरे में चले जाते हैं, और फिर लड़की उनको जब खाना बना देती है तब उनको बुलाती है कि आ जाइए, भोजन बन चुका है। अब किशन जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लड़की ऐसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको मना भी नहीं कर पाते। सुंदर लड़की अब फिर वो अब जाती है, अब किशन के साथ में अब पहुंच जाती है लड़की। अब उस घर में जाके भोजन करते हैं, और उसके जो फादर हैं ना, अब वो पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, उसके बारे में किशन जी के बारे में पूछते हैं। किशन जी अपने घर के बारे में सब कुछ बताते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि देखिए अंकल आज ही मेरी नौकरी छोड़ गई। अंकल जी अफसोस जाहिर करते हैं और कहते हैं बेटा अब घबराओ मत, एक छोटी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, तुम चेष्टा तो करो। अब इसके बाद थोड़ा दिल में राहत आता है कि चलो पड़ोसी अच्छे आ गए, अब थोड़ा अब हमें चैन भी मिलेगा। अब फिर अपने घर में आकर के आराम करने लगते हैं। शाम हो जाता है तब उठते हैं, अब जाते हैं इधर उधर टहलते हैं, अब मार्केट में जाते हैं, नौकरी के बारे में पता करते हैं, लेकिन कोई जगह खाली थी नहीं। सब जो दुकान थी अब एक तरह से भरी हुई थी, कारीगर सबके पास में थे। निराश होकर के अब वो अपने कमरे में लौट आते हैं। अब उनके पास में इतना पैसा नहीं था उस वक्त में कि वो बाहर जाके होटल में खाना खा सके। कमरे में आते हैं और फिर ताला खोलते हैं, और फिर कमरे के अंदर मौजूद अब एक तरह से मौजूद हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में अब सोचने लगते हैं कि मैं क्या था, क्या हो गया, और फिर आगे जा क्या होगा। एक अलग झमेला
ये लड़की ना जाने कौन है, इसने ही शायद मेरा ये जॉब क्यों खाई है, इसी की वजह से ये सब मैं भुगत रहा हूँ। चलो आज आती है ना तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा उसने मेरे साथ में क्यों किया। अब खाली पेट नींद भी नहीं आती है और तभी वो लड़की दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाज़ा खोलते हैं तो वही पड़ोसी लड़की अब खड़ी मुस्कुरा रही। खाना तो नहीं खाए होंगे ना आप? मैं देखी आपके कमरे में, आप खाना तो बनाते नहीं हैं। तो अब किशन कहले कि नहीं नहीं, झूठ बोले कि मैं होटल से खा के आया हूँ। तब वो लड़की मुस्कुरा के बोलती ठीक है, अब हमने भी खाना बनाया हुआ है, चलिए पापा बुला रहे हैं। अब जो लड़की रिक्वेस्ट करती है तो जवान लड़की मान जाते हैं, चले जाते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ भोजन करते हैं। और वो जो अंकल थे ना, अब एक तरह से उनसे घनिष्ठता बढ़ चुकी थी। अब अपना दुख की बातें, दर्द की बातें सब शेयर करने लगे। अंकल जो थे ना, अब एक तरह से किशन जी को समझाते थे कि बेटा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, देखना तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। अब एक तरह से एक रिश्ता सा बन गया था। खाना खाने के बाद कुछ देर बात करने के बाद किशन जी अपने कमरे में आ जाते, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब भोजन होने के बाद में नींद भी आ जाती है और फिर सो जाते हैं। रात ना जाने कितनी अब हुई पड़ी थी, अचानक वही सब माहौल अब क्रिएट हो गया। लड़की उनको अब आके जगा रही है। अब उनका जो घर था ना फिर चमकने लगा था, दूध या रोशनी फैल गई थी लड़की को आते ही। लड़की उनको उठा रही है, किशन उठो, किशन उठो। किशन को लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मैं सपने में हूँ। उठ जाते हैं और तब लड़की कहती है कि हाँ किशन, अब तुम बताओ कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो। किशन मन में गुस्सा था नौकरी छूटने का, और एक तरह से अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप कौन हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आपकी वजह से मेरी नौकरी छूट गई है। तो मैं आपको क्या समझूं, आपने ही मेरी नौकरी छुड़वाई। अगर आप रात को नहीं आती तो मेरी नौकरी तो नहीं जाती ना। मैं सो नहीं पाया था, सुबह 4 बजे सोया तो 10 बजे मेरी नींद खुली। लड़की मुस्कुराई और फिर मुस्कुरा के कहने लगी, अब मेरी बात भी मानोगे? अगर तुम वो नौकरी करते तो तुम आगे कैसे बढ़ते? सब मैंने ही किया है, ये सब मेरा प्लान है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी दिल की इच्छा बताओ कि तुम बनना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो जीवन में। किशन जी उसकी बात सुनकर के थोड़ा सा अब एक तरह से सोच में पड़ जाते हैं। क्या यह लड़की कोई जिन्न है, कोई जादू की छड़ी है, छड़ी घुमाएगी और सब कुछ मैं सोचूंगा वो मिल जाएगा। अब एक तरह से कहते हैं कि हाँ, मेरी इच्छा तो बड़ा अमीर बनने की है। मैं अपना खुद का कारखाना चाहता हूँ, खुद का अपना शोरूम चाहता हूँ, क्या तुम कर पाओगी? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, मैं कोई जिन्न नहीं हूँ कि तुम ऑर्डर करोगे और तुम्हारे काम को पूरा कर दूंगी। मैं रास्ता दिखाऊंगी और तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये मुफ्त में काम नहीं होगा। एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर तुम अपने रास्ते से इधर से उधर हो गए तो समझ लो तुम पर दोबारा संकट आ जाएगी, तुम्हारी जान के लाले भी पड़ सकते हैं। तो क्या चाहिए तुम्हें, कहाँ से शुरुआत करना है? अब थोड़ा हैरान थे किशन जी। लड़की कभी क्रोधित हो जाती है, कभी मुस्कुराती है और कहती है कि अब कहाँ से शुरू करना है। तब कहने लगे किशन जी कि मुझे वर्कशॉप बढ़ाना है, मैं वर्कशॉप में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्कशॉप में कुछ लड़के काम करें और नए नए डिजाइन का हम फर्नीचर बनाएं और खुद का अपना शोरूम हो। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन बदले में अब मैं जो चाहूँगी वो मुझे देना पड़ेगा। अब किशन जी थोड़ा भयभीत हो गए। अब कहने लगे कि देखिए आप जो भी है, मैं आपको अब जानता नहीं हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरे से क्या चाहिए आपको? मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास मैं एक तरह से अब भिखारी की तरह हूँ। अपनी दुख दर्द को अब किशन जी व्यक्त करते हैं। लड़की मुस्कुराती रहती है। और फिर जब किशन जी की बात खत्म होती है तब किशन जी के पास और तरह आती है और कहती है, किशन तुम बहुत खास हो, अरे गहरे नहीं हो। मेरी नज़र तुम पर बहुत दिनों से पड़ी थी
एक चीज़ बताऊं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। किशन जी चौंक करके उसकी तरफ देखने लगते हैं। हाँ, कहते हैं कि बताओ अब मेरे में बचा क्या है। सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। जो जो मैं काम कर्जे पे लेकर के करना चाहा, अब सब कुछ तो मेरा नष्ट हो गया। हाँ, तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ये सब काम जो मैंने ही किया है, मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया है, ताकि तुम मेरे से हाथ मिला सको, हम एक पार्टनर की तरह काम कर सके। लड़की मुस्कुराने लगती है। हाँ, तब जाकर के किशन जी को एहसास होता है कि ये तो बड़े अच्छे काम करते थे, अच्छे फर्नीचर बनाते थे, तो आखिर इनकी बिक्री क्यों नहीं होती थी। अब उनको समझ में आ गया कि इसमें तो ये आत्मा का खेल है। ये आत्मा लड़की ने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। अब मुझे क्या चाहती है। गुस्सा थे, लेकिन अब गुस्सा दिखा नहीं सकते थे। अब जान चुके थे ये लड़की अरी गरी तो है नहीं, जो अपने आप दरवाज़ा खोल करके, अब एक दरवाज़ा बंद रहता है वो आर पार निकल जाती है और बंद घर घर में आ जाती है। मिठाई सब कुछ ये आम लड़की कोई नहीं कर पाएगी। समझ गए जिससे हम मिल रहा हूँ, मेरे पास में आ रही है, ये कोई खास लड़की है। अब एक तरह से अब निराशा में अब हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की कहने लगी कि मैं पाना चाहती तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ पाना चाहती थी। अब मुझे ये सब करने में अब एक तरह से कठिनाई भी हो रही थी। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ देख रही थी, तुम बहुत अब एक तरह से दुख में थे, लेकिन करूं क्या, और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं सब नहीं करती तो तुम अपने शहर छोड़ करके इस जगह पर थोड़ी आते। अब मैं तो यही चाहती थी कि तुम अपना घर छोड़ो और एकांत में रहो, ताकि मैं तुमसे अब मिल सकूं। किशन जी कुछ समझने लगे थे कि आखिर उनके पास है क्या। अब अपना शरीर छोड़ करके उनके पास में ऐसा कुछ तो था नहीं। डरे हुए थे, अब डिमांड को समझ रहे थे धीरे धीरे। तब लड़की कहने लगी कि किशन, क्या तुम तैयार हो। किशन समझ गए थे कि अब करना क्या है। तब भी अनजान बन के बोले कि जी बताइए, करना क्या है, कौन सी डिमांड आपकी है जो मैं पूरा कर सकता हूँ। तब लड़की जो थी ना मुस्कुराई, कहने लगी, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ में हम बिस्तर हो जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारा सोच मैं अब दिमाग में पड़ चुकी हूँ। तो क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ में बिस्तर शेयर करने के लिए आई हूँ। हरगिज नहीं, ऐसा गंदा सोच लाना भी मत। अब एक तरह से जो किशन थे ना और घबरा गए, ये तो दिमाग की बात ही पड़ गई। अब मैं तो यही सोचा था कि आखिर मेरे पास में है क्या ऐसा जो ये पाना चाहती है। तब हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगे, आखिर ये चाहती क्या है। तब अब सवालिया अब एक तरह से करने लगे लड़की से कि अब फिर बताइए क्या चाहिए आपको। तब लड़की कहने लगी कि तुम्हारा खून चाहिए। किशन जी के ऊपर बिजली गिरी, एकदम डर गए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ देने वाला नहीं हूं। लड़की मुस्कुराई, कहने लगी तुम्हारा सारा शरीर का खून नहीं चाहिए, मुझे कुछ बूंदे चाहिए। लड़की की बात सुनकर के किशन जी बहुत ही हैरान थे। आखिर खून के बूंद को करेगी क्या। डर गए थे, जरूर मेरे साथ में ये लड़की धोखा करेगी। अब एक तरह से घबराए हुए थे, लेकिन लड़की कह रही थी नहीं नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं तुम्हें मारना अगर चाहती तो मैं कब के मार चुकी होती, लेकिन मैं मार करके पाऊंगी क्या जो मुझे जिंदा में मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी कुछ बूंदी चाहिए। किशन जी बहुत ही हैरान थे, डर रहे थे कि ना जाने अब क्या होगा। लड़की अब लालच दे रही थी कि देखो किशन, जो तुम चाहते हो ना सब कुछ कर पाओगे, मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं जल्दी सब जो तुम्हारे मन में इच्छा है, अब फैक्ट्री खोलने की, कारखाना खोलने की, फर्नीचर की, उस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, हेल्प करूंगी। तुम वो फैक्ट्री का मालिक बन जाओगे। तुम देखना अब आगे आगे बढ़ते जाओगे, फिर तुम्हारा शोरूम हो जाएगा। लड़की लालच पर लालच दे रही थी। किशन अब डरे हुए थे कि आखिर ये खून क्यों चाहती है, खून से क्या करेगी। जब किशन खून देने से मना करने लगे, तब लड़की समझाने लगी कि देखो किशन, तुम्हारे में वो शक्ति है जो आम इंसान में नहीं है। तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा अब जो पूर्व जन्म था, पिछला जन्म था, अब तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा
कि तुम कौन थे। किशन जी बड़ा हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या बोली जा रही है। लड़की अपने धुन में सवार थी, अब बोलती चली जा रही थी कि किशन, हम और तुम एक साथ में काम करते थे। तुम एक बहुत अच्छी तांत्रिक थी और मैं भी अब तुमसे थोड़ा कम थी, और हम दोनों में बहुत ही बनती थी। मैं तुमसे आगे निकलना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे आगे नहीं निकल पाई। और देखो तुम कहाँ आज पहुँच गए और मैं कहाँ पहुँच गई। किशन उस लड़की की बात सुन करके बेहद खौफ में आ गए थे। ये ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे तांत्रिक हो सकता है, मेरे पिछला जन्म मुझे याद नहीं है। ये लड़की कह रही थी कि मैं पिछले जन्म में कोई तांत्रिक था। फिर वो लड़की सांस लेती है, कुछ देर चुप रहती है, किशन को प्रक्रिया देखती है कि अब किशन क्या बोलने वाला है, लेकिन किशन तो बिल्कुल चुपचाप लड़की की तरफ देख रहे हैं। लड़की फिर समझाती है कि देखो किशन, मैं अब तुम्हारा पीछा कर रही थी काफ़ी दिनों से। मैं तुम्हें सूंघ सूंघ करके पता लगाती थी कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। आखिरकार मुझे पता चला जब तुम इतना बड़े हो चुके हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। अब किशन एकदम डरे हुए थे, कह रहे थे कि आपको खून क्यों चाहिए मेरा? अगर मैं कोई ऐसा था पिछले जन्म में तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आप मेरा खून लेके क्या करेंगे? अब वो लड़की जो थी समझाने लगी कि किशन, जो तुम्हारे अंदर शक्ति है ना, अब तुम उसका उपयोग तो नहीं कर पाओगे। वो शक्ति तुम्हारे अंदर में आज भी जिंदा है। अगर मैं तुम्हारा खून ले लूँगी ना तो शक्ति मेरे पास में आ जाएगी, और उस शक्ति से मैं अपना अब एक तरह से मैं अब पूरा मालिक बन जाऊंगी, और जो मैं चाहूँगी मैं कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पीछा कर रही थी। और देखो किशन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। जो तुम कह रहे हो वो काम तुम्हें मैं ज़रूर सौंपूंगी। किशन एक तरह से लड़की से मना करते कि नहीं नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप पर मुझे विश्वास नहीं है। आप मेरे साथ में धोखा कर सकती है, ना जाने मेरे साथ में आप क्या करोगे। लेकिन लड़की कभी गुस्सा दिखाती है और कभी प्यार से किशन को समझाने लगती है। और किशन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अब 2-4 बूंद खून दे देने से अब मेरा शरीर में कोई कमी तो नहीं होगा, चलो दे ही देते। तैयार हो गए थे। और फिर वो लड़की जैसे ही उनके पास में आती है, अब कैसे खून लेगी अभी तो पता नहीं था। और तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगता है जोर जोर से, किशन बेटा दरवाज़ा खोलो, किशन बेटा दरवाज़ा खोलो। अब वो लड़की हड़बड़ा जाती है। वो तो एकदम कि कौन आ गया फिर रात को। अब तो सब कोई यहाँ पर सोया हुआ था, अड़ोसी पड़ोसी सबके दरवाजे बंद थे। तो अचानक ये शोर कौन कर रहा है? लड़की घबरा के अब किशन से अलग हो जाती है। और किशन भी एकदम शौक में हो जाते कि कौन आ गया भाई, कौन आ गया, कौन दरवाज़ा पीट रहा है, अब मेरा नाम कौन ले रहा है। अब आवाज़ बार बार आ, किशन बेटा जल्दी दरवाज़ा खोलो। तब वो समझती कि अरे ये तो पड़ोसी अंकल है, नए किराएदार। अब एक तरह से भागते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। तभी अंकल अंदर आ जाते हैं, कहते बेटा तुमने खून तो नहीं दिया अपना ना। किशन एकदम अवाक रह जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अंकल कहते हैं क्या तुमने खून दे दिया इसको अपना? तब सर हिलाते कि नहीं। अच्छा किया बेटा, अगर तुम अपना इस खून दे देते इस लड़की को जो एक चुड़ैल है, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। ये ना जाने तुम्हारे साथ में कौन सी गेम खेल रही थी। मैं तो सब कुछ सुन रहा था, मुझे लगा जब तुम ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे ना तो मेरी नींद टूट गई थी। मैं दीवार से कान लगा करके सुनने की कोशिश करने लगा कि तुम तो अकेले रहती हो, तुम्हारे साथ में कोई लड़की तो होती नहीं। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मुझे आवाज़ सुनाई देने लगा। जब मैं पूरी बात समझा ना, तब मुझे लग गया कि तुम्हें कोई ऐसा है जो डुबोना चाहता है, नरक की ज़िंदगी देना चाहता है। अगर तुम इसको खून दे देते ना तो तुम इसके साथ बंध जाते। जो जो ये कहती तुम्हें करना पड़ता, तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अंकल की बात सुनकर के किशन एकदम अवाक रह गए थे। और वो जो लड़की थी ना, दीवार पकड़ लिया था। अब जो घर का माहौल था ना जैसे पहले था, वो दूधिया रोशनी गायब हो चुकी थी, दीवार जो चमक रहे थे चांदी की तरह, सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। लड़की कोने में दुबकी हुई
और एक तरह से कहो ना डरी हुई दिखाई दे रही थी। अब वो भाग भी नहीं रही थी। अंकल अब एक तरह से अब गुस्सा भरी नज़रों से उसको देख रहे थे और फिर किशन से बात कर रहे थे। देख बेटा, मैं तुम्हारी बातें सब सुन लिया, इसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ बेटा। मैं खुद एक तांत्रिक हूँ। अब मैं तुम्हारी बातें सुन करके मैं अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम्हारे साथ में कोई गेम चल रहा है और तुम इस गेम में फंस चुके हो। अगर मैं 1 मिनट और लेट करता ना तो तुम्हारे साथ एक बड़ा खेल हो जाता, जिसका मुझे डर था, लेकिन शुक्र है कि तुमने अपनी खून नहीं दिया। और ये लड़की एक चुड़ैल है। ये अपना रंग रूप सब कुछ बदल देती है। इसमें इतनी शक्ति आ चुकी है और ये शक्ति अपना और बढ़ाना चाहती है। जानते हो किशन, ये तुम्हारा खून क्यों लेना चाहती है? अब मैं भी तुमसे कितना इम्प्रेस हो गया था, अपने घर में बुलाया, भोजन कराया, तो जानते हो क्यों? मैं भी पहचान चुका था कि तुम्हारे में वो शक्ति है। अब देखो किशन, आज के बाद ऐसा कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे आसपास में भटके ना, तुम्हें कितना भी लालच दे कि मैं तुम्हारा सोने का महल बनवा दूंगी, कुछ भी करवा दूंगी, लेकिन कभी भी इनके चक्कर में मत फंसना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो बेटा? आज तब किशन जी सर झुका रहे थे और कह रहे थे कि हाँ अंकल, मैं सब समझ रहा हूँ। अगली बार जब आंख उठा करके उस कोने में देखते हैं जिधर लड़की खड़ी थी, और वो लड़की तो गायब हो चुकी है। अब किशन के होश उड़ चुके थे। वो समझ चुके थे कि जो अंकल बता रहे थे वो शायद वही चुड़ैल थी जो अपना रंग रूप सब कुछ बदल लिया था। सारी बात अब समझने के बाद किशन को अब एक तरह से कहा जाए ना कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि सब मेरे साथ में चल क्या रहा है। वो लड़की उनको धनवान बनाने वाली थी और इधर अंकल जी आकर के सारा खेल खराब कर दिया। इनका कहना था कि अगर तुम एक बूंद भी उस लड़की को खून दे देते तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देती, वो तुम्हें बस में कर लेती, जो उसकी इच्छा होती तुम्हारे साथ में करवाती और तुम बेबस हो जाते उस काम को करने के लिए। अब एक तरह से खौफ में आ चुके थे किशन जी। तब वो अंकल अब एक तरह से किशन जी को अब कहते हैं बेटा घबरा मत, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, सब ये दुष्टात्मा का किया हुआ था तुम्हारे ऊपर में, अब सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा। अब जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे, काम करोगे, देखना तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। अब एक तरह से दिलासा देते हैं अंकल जी और कहते हैं कि बेटा नौकरी छूट गई ना, कोई बात नहीं, मेरे पास में कुछ पैसा है तो खुद का अपना काम कर, चल तेरे इस काम में मैं मदद करूँगा, दिलासा देते हैं। अब इसके बाद एक तरह से घरेलू संबंध उनसे हो जाता है, बन जाता है। अंकल वास्तव में जैसा आप बोले थे अब वैसा ही करते हैं। उनके पास में कुछ पैसा होता है, वो पैसा किशन को देते हैं, छोटा सा वर्कशॉप खोला जाता है। अब देखते ही देखते वर्कशॉप बड़ा हो जाता है, कुछ महीनों में काम मिलने लगता है। माल बनाते थे किशन जी, जो माल जल्दी से बिक जाता था, डिमांड बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। इसके बाद किशन जी कभी मुड़ के नहीं देखे, लेकिन अंकल के साथ में रहते थे, अंकल के साथ वो फैक्ट्री जाते थे। अब अंकल तो वो काम करते नहीं थे, बस हिसाब किताब का काम देख लिया करते थे। जब इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि एक बड़ा सा वर्कशॉप खोला जाए, आखिरकार उनकी ज़रूरत भी थी, डिमांड बढ़ता जा रहा था, कुछ लड़के रखने भी पड़े। अब इसके बाद आखिरकार उस जो अंकल थे अपनी दिल की इच्छा बताई कि देख बेटे, अब तुम्हारे पास में सब कुछ हो चुका है जो तू पाना चाहता है, अब मेरी भी दिल की इच्छा सुन ले। अब किशन कहते हैं कि हाँ अंकल बताओ, तुम भी अपना दिल की इच्छा बताओ, जो तुम कहोगे हम उसके लिए तैयार रहूँगा। और तब वो कहते हैं कि मेरी बिटिया तुम्हें पसंद है ना? आप पसंद तो करते थे किशन जी, मन ही मन पसंद करते थे, लेकिन डरते थे। अब एक तरह से खुल के बात उस लड़की से कर नहीं पाते थे, लड़की भी पसंद करती थी, इतना वो जरूर जानते थे। लेकिन जब अंकल जी ने ये बात बोला ना, तो वो आंखें चुरा लेने लगे। अंकल जी कहने लगा, अरे बेटा शर्मा मत, पसंद है या नहीं पसंद है, अगर पसंद है तो हाँ बोल, और ना है तो कोई बात नहीं, हम कोई और लड़का देख लेंगे, तुम्हारे लिए कोई और लड़की आ जाएगी। और तब शर्माते हुए किशन कहने लगे कि नहीं अंकल जी, आपकी बिटिया मुझे बहुत पसंद है। अब क्या था, धूमधाम से शादी हुई, परिवार भी उनका आया
और इसके बाद किशन जी का जो दिन दशा था ना, पलट चुका था। अब अंकल जी के कहना था कि किशन जी एक ऐसे इंसान थे, और जैसे वो चुड़ैल ने भी कहा था, वो उसके अंदर में एक शक्ति छिपी हुई थी, और शायद उनका पिछला जन्म वो चुड़ैल सही बता रही थी कि वो एक तांत्रिक थे, और मौत हो गया। उसके बाद में ये जन्म ले लिया इंसान में। और वो जो अब उनकी अब एक सहायिका थी, जो लड़की थी, अब उसकी मौत हो गई, लेकिन वो इंसान में जन्म नहीं ले पाई। अब वो भूत जनी में आ गई थी और वो भटक रही थी। वो अपनी मन की इच्छा पूरा करने का कोशिश कर रही थी, और तभी वो अब किशन का पीछा कर रही थी। ये किशन कहाँ मिलेगा? अगर उसकी शक्ति मिल जाएगी तो मेरी शक्ति और भी बढ़ी जाएगी, और मैं अपनी एक इच्छा जो भी है मैं पूरा कर सकती हूँ। तो इस कहानी को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को, कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है। अब आपका भी फर्ज बनता है। मैं तो आप लोगों को कहानी सुनाता रहता हूँ, नई नई कहानियाँ अब ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लाता हूँ। आप इतना तो कर ही सकते हो कि एक छोटा सा लाइक हमें कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर। अगर आपने अब अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। और फिर मैं कल मिलता हूँ एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।